हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका 10वां दिन का क्वेश्चन एनालिसिस देखेंगे। यह क्वेश्चन रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया है जो बिहार दरोगा पीटी के लिए बनाया जा गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखिए फटाफट आज का प्रश्न। आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, बस आंसर मिलाएंगे, आप मिलाते जाइएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। आप लोग नोट करते जाइएगा, आज हम नोट नहीं करवाएंगे बल्कि बोलते जाएंगे, आप लोग नोट करते रहिएगा। ये जो भारत जापान 2+2 वार्ता है जिसमें दोनों देश का यानी कि भारत और जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ मिलकर वार्ता करते हैं, इसी को भारत जापान 2+2 वार्ता कहते हैं। अगला पॉइंट है, भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ की गई? तो यह अमेरिका के साथ किया गया है। ठीक है, भारत की पहली 2+2 वार्ता कब किया गया? तो यह 2018 में किया गया। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस अफ्रीकी देश में पाया गया? दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में पाया गया। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये बोत्सवाना हो जाएगा। भारत में पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना का खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये पन्ना के खान कहाँ है? तो यह एमपी में है यानी कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किन 3 देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता प्रदान किया है? फिलिस्तीन को 3 कौन देश है जो मान्यता दिया है? तो हो जाएगा स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे दिया है। अगला पॉइंट देखिए, इजराइल को देश की मान्यता सबसे पहले किसने दिया? इजराइल को बोल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। इजराइल को मिस्र। अल-अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अल-अक्सा मस्जिद ये इजराइल में अवस्थित है, इजराइल में। ZIG किस देश की स्वर्ण समर्पित मुद्रा है? यह कहाँ की है? तो जिम्बाब्वे की। अगला पॉइंट, भारतीय रुपये के प्रतीक भारतीय रुपये का डिजाइन किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उदय कुमार ने दिया है जो एक IITian थे। IITian है, थे नहीं है। रुपये सिक्का का जनक किस शासक को माना जाता है? तो हम सभी जानते हैं शेरशाह सूरी को। शेरशाह को रुपये सिक्का का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में मुद्रा का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है मुद्रा का संचालन। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 21वां पूछ रहा है तो हो जाएगा लाओस में 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आसियान की स्थापना कब किया गया? तो 1967 में। और आसियान का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता में, जकार्ता। ठीक है, आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, 50वीं G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 50वां पूछ रहा है ना, तो हाँ इसका हो जाएगा इटली की अलुपिया नामक शहर में। इटली के अलुपिया नामक शहर में जून 2024 को। देखिए, हाँ G7 देश में भारत इसका सदस्य देश नहीं है लेकिन इसमें शामिल होता है। 50वीं G7 शिखर सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया है? भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है, G7 की स्थापना कब किया गया? G7 की स्थापना कब किया गया? 1975 में। विश्व जल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? विश्व जल शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया के बाली में, इंडोनेशिया के बाली में। अगला पॉइंट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। छाता परियोजना का संबंध किस राज्य से है? छाता परियोजना हो जाएगा उड़ीसा। अगला पॉइंट देखिए, पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी नई दिल्ली हो जाएगा, इसका भी नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला तैरता शहर कौन सा घोषित किया गया और इसकी अवस्थिति किस देश में है? दुनिया का पहला तैरता शहर ये कहाँ पे हो गया? तो दक्षिण कोरिया के बुसान में, दक्षिण कोरिया के बुसान में। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र की है? सबसे अधिक सेवा क्षेत्र की है, यानी कि तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब और कहाँ लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया है और ये कहाँ? तो यह इंदिरा गांधी के द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखिए, वसुमित्र और नागार्जुन किस शासक के दरबार में रहते थे? ये दोनों विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। कनिष्क कुषाण वंश के तीसरा और सबसे महान शासक थे और इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में। इस समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 67 के ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने का राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? किसके सम्मेलन के लिए? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन। ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में। कब किया गया था? 1971 में, 2 फरवरी 1971 को। अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? यानी कि नद ज्वार मुख का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं, नर्मदा और ताप्ती के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशीय वस्तु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, तंतु होगा प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सन 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आपात को अब तक कितनी बार लगाया गया? वित्तीय आपात जिसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में है, अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। हाँ, यदि बात किया जाए राष्ट्रीय आपातकाल का तो ये 3 बार लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न, डॉल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से है? डॉल्फिन नोज का संबंध विशाखापत्तनम बंदरगाह से है। विशाखापत्तनम कहाँ पे है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? यदि पूछता अनुच्छेद तो अनुच्छेद हो जाता 44 भाग 4 और इसको 27 जनवरी 2024 को उत्तराखंड में लागू किया गया, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न हो गया, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भृतहरि महताब। प्रश्न है, प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? देखिए, प्रति 5 वर्ष पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है लोकसभा का चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष 3 राज्य कौन है? कोयला उत्पादन के क्रम में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, दूसरा स्थान पर उड़ीसा और तीसरा स्थान पर झारखंड। अगला प्रश्न, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितने भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया है? तो कितने भाषाओं को?
92 संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 4, कौन कौन? बोर्ड मास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 1992 के द्वारा, ठीक, 1992। अगला प्रश्न देखिए, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन किस संस्था का प्रतिस्थापित रूप है? तो गेट। अगला प्रश्न, 24 अक्टूबर 1964 को बक्सर का युद्ध कब हुआ था जी? ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764, ठीक। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया? ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो भारत के संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। भारत के संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध का नवाब शुजा उद्दौला, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हो गया, क्या हो गया अगला प्रश्न? भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहाँ से अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? बैलाडीला की खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला की खान लौह अयस्क के लिए कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगला प्रश्न, कार्डमम पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है? कार्डमम पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं, जो केरल में है, वो पश्चिमी घाट का भाग है। पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट पहाड़ी का भाग है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उजाला योजना बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था? किस जिले से शुरू किया गया था? तो हो जाएगा आरा जिला से उजाला योजना स्टार्ट किया गया था, जिसमें LED बल्ब दिया जा रहा था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, कथन दिया हुआ है, देखिए पहला कथन क्या है? झीलें स्थिर जल का संचय होती है, हाँ सही बात है। झीलें चारों ओर थल से अवरुद्ध होती है, हाँ ये भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, हाँ सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। मतलब ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पश्चिम में कौन हो जाएगा? देखिए 38, सबसे पश्चिम में हो जाएगा घाघरा नदी, सबसे पश्चिम में घाघरा, उसके बाद हो जाएगा राप्ती, उसके बाद हो जाएगा गंडक, और उसके बाद बागमती, यानी कि 3, 4, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पूरब की ओर बहती है, ऐसा क्यों? देखिए क्यों होता है। पहला कथन है, यह बिंद और सतपुरा के बीच बहती है। नर्मदा बिंद और सतपुरा के बीच बहती है, हाँ। यह एक रिफ्ट घाटी से बहती है, हाँ ये भी सही है। मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की दिशा हो जाती है, नहीं गलत, यानी कि इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर है? तो ये देव प्रयाग में है, जो उत्तराखंड में है, और यहाँ से इसका नाम हो जाता है क्या? गंगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अगला प्रश्न देखिए, नदी और उद्गम स्थान दिया हुआ है, ये मिलाते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान हो गया चिमयूरनडुंग, और सिंधु नदी का उद्गम स्थान हो जाएगा बोखरचू, और अलकनंदा का हो जाएगा सतोपंथ, और भागीरथी का गौमुख। अगला प्रश्न, गंगा नदी का सहायक नदी कौन है? तो गंगा का सहायक नदी हो जाएगा बागमती। गोदावरी के सहायक नदी पैनगंगा। यमुना के सहायक नदी हो जाएगा धानसन, और कृष्णा के सहायक नदी भीमा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियों जिनमें से एक नदी में मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है, वह नदी कौन है?
पूछ रहा है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है वो नदी कौन है, तो वो जाएगा चिनाब। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। हाँ, उपयुक्त में से कौन नदी पूर्वी घाटी से निकलती है? पूर्वी घाटी से कौन निकलती है? तो नागवली और वंशाधर, यह दोनों नदी पूर्वी घाटी से निकलती है। अगला प्रश्न, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये सभी यमुना के सहायक नदी है। इसको सबसे पश्चिम में कौन हो जाएगा, तो चंबल नदी, सबसे पश्चिम में चंबल हो जाएगा, उसके बाद सिंध हो जाएगा, उसके बाद बेतवा, और सबसे पूर्व में हो जाएगा केन नदी। यानी कि 4 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी के संदर्भ में, तीस्ता नदी का उद्गम स्थान वही है जो ब्रह्मपुत्र का है? नहीं, गलत। दोनों का अलग अलग जगह उद्गम स्थान है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। हाँ, ये सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो नदियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी से के बीच से होकर बहती है। किसके? लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बहती है सिंधु नदी। हाँ, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भारत में सिंधु नदी बिहार में पश्चिम बंगाल से बहती है, गलत। सिंधु नदी लद्दाख में बहती है, लद्दाख। अगला, चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हाँ, ये सही होगा, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु की विभिन्न सहायक नदियाँ और उसके उद्गम स्थलों के संदर्भ में दिए गए कूट को मिलाइए। देखिए, झेलम का क्या हो जाएगा? बेरीनाग झरना। राबी का हो जाएगा रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, और ब्यास का हो जाएगा ब्यास कुंड से, और सतलज का हो जाएगा राक्षस ताल से। अगला प्रश्न, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? मतलब सिंधु नदी का सहायक नदी जो है उसका उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। ये पांचों नदी है सिंधु का सहायक, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। याद कीजिए, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है? नहीं, गलत हो गया है। सबसे लंबी कौन है? यमुना है। अगला पॉइंट देखिए, महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के वायव्य तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। हाँ, ये सही है, कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ताप्ती नदी, इसका हो जाएगा क्या? सतपुरा पर्वत श्रृंखला। गोदावरी का हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर, और कृष्णा का हो जाएगा क्या? महाबलेश्वर की पहाड़ी, और कावेरी का हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला। अगला पॉइंट, अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियां जो 3 दिशाओं में बहती है, तीनों कौन कौन है जो अमरकंटक से निकलती है? तो कहेगा नर्मदा, सोन, महानदी। नर्मदा, सोन, महानदी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति? हाँ। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि पद्धति? हाँ, ये भी है। अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना? हाँ, यह भी है, और उपयुक्त सही ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो यह आयोग का नाम है पील आयोग। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। हाँ, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हाँ, ये भी सही है, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। भारत में 1857 की पुरानी राइफल के स्थान पर जिन नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका नाम क्या है? देखिए,
पुराना राइफल कौन था? तो ब्राउन बेस। पुराना राइफल का नाम ब्राउन बेस। और 1857 में जो नया राइफल लाया गया उसका नाम था एनफील्ड, एनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? किसका मृत्यु हो गया था? तो निकलसन का, निकलसन। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसको घोषित किया? तो वो अपने पुत्र को ही कर दिया था, उसका नाम था बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर। बेगम हजरत का पुत्र है जिसका नाम था बिरजित कादिर, उसे अवध का नवाब घोषित किया था। देखिए अगला प्रश्न, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में नाना साहब के द्वारा, नाना साहब के द्वारा कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? यह संबंध है किससे? तो आरसी मजमुंदार। किससे? आरसी मजमुंदार से। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी के गोलघर। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? महारानी लक्ष्मीबाई का वाराणसी के गोलघर में जन्म हुआ था और समाधि स्थल है ग्वालियर में। याद रखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल हुआ वाराणसी के गोलघर और समाधि स्थल हो गया ग्वालियर। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया था? तो हो जाएगा जोन्स बुकर्ड, जोन्स बाकर। क्या हो जाएगा? जोन्स बाकर। अगला प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो वायसराय उस समय था, लॉर्ड कैनिंग। इसका भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? यह घोषणा विक्टोरिया के द्वारा 1 नवंबर 1858 को किया गया, 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो यह हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्य का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका राज्यपाल करता है, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, ये सही है। दल बदल आधार पर अयोग्यता का प्रावधान 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची, ये भी सही है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची, हाँ ये भी सही है। और संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची चौथी अनुसूची नहीं, यह सूची है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, सूची तीनों सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, और चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो कुल 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। लुप्त प्रायः बंगाल टाइगर को रखने के लिए 1936 में स्थापित यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की पहचान करें। देखिए इसका नाम हो गया, नाम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है?
तो कौन हो जाएगा? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। दोस्तों आज का क्वेश्चन एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।